अकॉर्डिंग टू 2017 दुनिया के 70% एसी चाइना बना रहा है, 60% सीमेंट चाइना बना रहा है, 40% शिप बिल्डिंग चाइना कर रहा है, 51.3 कोल प्रोडक्शन चाइना कर रहा है, 60% सोलर सेल चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, 60% शूज दुनिया के चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, 51.3 स्टील प्रोड्यूस चाइना कर रहा है, 80% स्मार्टफोन चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, 50% एप्पल चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, 65% मोस्ट ब्रांडेड आइटम्स आज भी चाइना प्रोड्यूस करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वही चाइना है जो एक टाइम पे इंडिया से भी बहुत ज्यादा गरीब था। हे एवरीबॉडी, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इट्स इजी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चाइना इंडिया से इतना आगे निकल गया। और इतना ही नहीं, आज एक्सपोर्ट्स के मामले में अगर हम चाइनीज एक्सपोर्ट्स के मामले में देखें तो इंडिया का शेयर सिर्फ 3% आता है। मतलब जो चाइना पूरे मतलब वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है उसमें सिर्फ वो इंडिया को 3% शेयर करता है। वहीं अगर हम वो देखें इंपोर्ट देखें, इंडिया का इंपोर्ट $70 बिलियन का इंपोर्ट जो करता है इंडिया वो चाइना से करता है। मतलब अगर आज चाइना वाले हम अगर चाइनीज प्रोडक्ट बॉयकॉट करें तो चाइना को कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चाइना वाले अपने प्रोडक्ट्स इंडिया को सेंड न करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और हम वीडियो में जानेंगे कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन चाइना सबसे पहले हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे फिर कि कैसे चाइना इतना आगे निकल गया इंडिया से। उसके बाद हम जानेंगे डेप्थ ट्रैप ऑफ चाइना, मतलब चाइना कैसे डेप्थ में डुबा के हर कंट्री को, बहुत सारी कंट्रीज को डेप्थ में डुबा के ट्रैप में फंसा देता है अपने। उसके बाद हम फिर जानेंगे प्रेजेंट स्टेटस को, चाइना के इस टाइम चाइना का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। उसके बाद फिर हम जानेंगे डाउनफॉल ऑफ चाइना, मतलब इस टाइम थोड़ा सा डाउनफॉल आया हुआ है चाइना के लिए। उसके बाद हम फिर जानेंगे कि इंडियंस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाइनटीन 1960 में चाइना की जीडीपी $128 बिलियन की थी, तो वहीं इंडिया की जीडीपी $148 बिलियन की थी। अराउंड 15% ज़्यादा थी चाइना से। फिर 18 साल बाद 1978 में दोनों की जीडीपी इक्वल हो गई, अराउंड $294 बिलियन। तो दोस्तों, चाइना पहले एक गरीब देश था जो कि पूरी तरह एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड था। फिर दिसंबर 1978 में चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी रख दी फॉरेनर्स के लिए, जिससे फॉरेनर्स चाइना में बिज़नेस कर सकते थे, जिसने बहुत सडन बूस्ट दे दिया चाइना की इकनॉमी को। लेकिन इंडिया ने पहले इसको अवॉइड किया, फिर बाद में 1991 में एलपीजी की पॉलिसी के थ्रू इसको एक्सेप्ट कर लिया, और बट उसको फुल्ली एक्सेप्ट नहीं किया। और उधर चाइना अपना प्रोडक्शन बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रहा था। वो अपने लोगों की नीड्स तो पूरी करता ही था और साथ में वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करने लगा। और आज उसका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया है कि वो दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री बन गया है, जो 2018 के डेटा के हिसाब से पूरी दुनिया का 12.5% गुड्स एक्सपोर्ट करता है और सिर्फ 11.3% इंपोर्ट करता है, वो भी रॉ मटेरियल। और वहीं इंडिया एक्सपोर्ट्स के मामले में टॉप 10 में भी नहीं आता। जहां आज इंडिया की जीडीपी $3 ट्रिलियन की है, वहीं आज चाइना की जीडीपी $15 ट्रिलियन की है, पूरे 5 गुना ज़्यादा है इंडिया से। और पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल है। चाइना की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, तो इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। और ये मतलब पर पर्सन भी बहुत कम पड़ता है चाइना को इंडिया के कंपैरिजन में। दोस्तों, बात ये थी 1990 में चाइनीज़ वर्कर की एवरेज सैलरी $150 थी, और फिर 2005 में वो बढ़कर $2800 हो गई, और 2015 में वो $8900 हो गई, और आज 2020 में $13,500 हो गई। पूरे 85% इंक्रीजिंग आई है, वो भी सिर्फ 30 साल में। चाइना ने अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है, और 2018 में चाइना ने 40th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी ओपन अप पॉलिसी अडॉप्ट करने की, क्योंकि दिसंबर 1978 में चाइना ने फॉरेनर्स के लिए ओपन डोर पॉलिसी रखी थी। उसको 40 ईयर्स हो गए थे, और 2014 की एक रिपोर्ट के हिसाब से 1978 से 2014 तक 80 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए चाइना के। तो
फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्शन की। चाइना इतना मैसिव प्रोडक्शन करता है, इतना मैसिव प्रोडक्शन करता है कि उसकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाती है। वो क्वांटिटी को इंक्रीज करता है तो इसकी उसकी जो कॉस्ट है पर प्रोडक्ट वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और इंडिया में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, इंडिया में स्केल अप नहीं हो पा रहा है, इसलिए इंडिया में प्रोडक्ट्स महंगा बनता है। फिर दूसरी बात हम देखें तो चाइना में जो है, चाइना की जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेबर है। मतलब वहाँ की जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, उसके पास क्वालिटी है, स्किल है। यहाँ पर इंडिया में देखा है, अगर हम इंडियंस में देखें तो इंडियंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वहाँ पर एजुकेशन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स हैं, इसलिए वो हमसे बहुत ज़्यादा अपडेटेड है, इसलिए और हम जो है वो आउटडेटेड हैं। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो वहाँ की जो उसकी जो कॉस्ट ऑफ पावर है वहाँ पर वो 24 घंटे आती है और इंडियंस में 12-12 घंटे, कुछ फैक्ट्री एरियाज में 12-12 घंटे लाइट नहीं आती है, मतलब पावर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए और महंगा पड़ रहा है। और वहाँ पर सस्ती भी है, मतलब पावर 24 घंटे भी आती है और सस्ती भी आती है। वहाँ पर अगर हम पर किलोवाट देखें एवरेज तो 3 रुपये पड़ता है, और यही अगर हम इंडिया में देखें पर किलोवाट तो 8 से 9 रुपये पड़ता है। पांचवा पॉइंट अगर हम देखें, चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट घट जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट ईजी भी है और वहाँ पर बहुत कम भी है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और इंडियंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ के रोड्स वैसे भी बहुत ख़राब है, इसलिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। छठे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है एक तरह से, मतलब एक ही पार्टी रूल करती है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फुल सपोर्ट करती है, मतलब ताकि प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम इम्पोर्ट किए जाएँ। और वो मतलब उन्होंने स्पेशल लॉज भी बना रखे हैं कि अगर कोई फॉरेनर चाइना में आके बिजनेस करना चाहता है उसके लिए, तो उसके लिए एक लॉ ये भी है कि उसको आईपी ट्रांसफ़र करनी होगी चाइनीज़ पार्टनर को अपने। यहाँ तक कि चाइना ने यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी कंपनीज को बैन कर रखा है ताकि उन कंपनीज को फायदा ना हो, और उनकी टेक्नोलॉजी चुरा के अपनी कंट्री में अप्लाई कर रखी है। वहाँ का यूट्यूब है यूक्यू, वहाँ का अमेजन है अलीबाबा, गूगल है बाइडू और फेसबुक है वाइबो। और वहाँ की गवर्नमेंट ऐसी क्लोन कंपनीज को सपोर्ट करती है। चाइना फोर्स करता है कि जो कंट्रीज के पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी है वो उनको दे दें। और 2018 में यूरोपियन यूनियन कमीशन ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक कंप्लेंट फाइल करी थी, जिसमें उसने कहा था कि चाइना मिस यूज करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वो उसकी मतलब उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरह से फॉलो नहीं करता है। चाइना में कोई फ्री मीडिया नहीं है वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए, इसलिए वहाँ पर फुल एक तरह से फुल डिक्टेटरशिप है। चाइना दूसरे देशों की गरीबी का फ़ायदा उठाते हुए वहां पर करोड़ों रुपए स्पेंड करके डैम्स बनाता है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाता है लोन देकर। जब कंट्रीज़ अपने लोन वापस नहीं दे पाती तो चाइना इन कंट्रीज़ के स्ट्रेटेजिक एरियाज़ को ख़रीद लेता है और फिज़िकली उन्हें ऑक्यूपाई करता है। कोई इम्पोर्टेंट पोर्ट हो तो चाइना अपनी मिलिट्री को वहां बेचकर अपने लिए इस्तेमाल कर लेता है। इसी को डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। डेब्ट में डुबाकर ये कंट्री को पूरी तरह ख़त्म कर देता है, जैसे ये श्रीलंका में पूरी तरह घुस गया है। वहाँ के फेमस पोर्ट को लीज पे ले लिया है। पाकिस्तान में भी घुस रहा है। मालदीव्स में आइलैंड है जो चाइना को बिक चुका है। जाम्बिया हो गई, कीनिया हो गई, नाइजीरिया हो गई, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। आप सर्च कर लेना डेब्ट ट्रैप ऑफ चाइना। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें चाइना के, तो प्रेजेंट स्टेटस चाइना के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व है, अप्रोक्सीमेटली $3.05 ट्रिलियन अकॉर्डिंग टू 2018। और उसकी जो इकोनॉमी है वो सेकंड लार्जेस्ट है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसकी वर्ल्ड में। अगर हम उसका शेयर देखें वर्ल्ड इकोनॉमी में तो 17.2% उसका शेयर है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में। मैं 2017 के डेटा के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, 2016 में पहली बार चाइना में मैन्युफैक्चरिंग 2% कम हो गई थी, पर लेकिन वहाँ पर तो उसने अपनी ग्रोथ कर ली थी। पर इसके बाद चाइना अमेरिका के बीच हो गई ट्रेड वॉर। अमेरिका ने हाई टैरिफ लगाना शुरू कर दिया चाइना से सामान इंपोर्ट पे, जिससे अमेरिका में चाइना से चीज़ें इंपोर्ट कम होने लगी। और अब कोविड-19, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कंट्रीज़ चाइना के अगेंस्ट हो गई हैं। वो इसलिए है कि चाइना सबसे बड़ा सप्लायर था मेडिकल इक्विपमेंट्स का पूरी दुनिया में, लेकिन इस पेंडेमिक की वजह से सब चाइना पर ही डिपेंड थे, तो चाइना उतना मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहा था जितनी लोगों की डिमांड थी।
जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई। और जब मैन्युफैक्चर किया तो चीज़ों को बहुत हाई रेट पे सेल कर रहा था। इन सब ने हर कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट रहने की सलाह दी, इसलिए बहुत सारी कंट्री चाइना के अगेंस्ट जा रही हैं आज। तो फ्रेंड्स, चाइना की जो आज लेबर है अब वो बहुत ज़्यादा स्किल हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो कंपनीज़ चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवा के बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही थी, अब वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं। और अब कोविड-19 की वजह से भी कोई भी देश चाइना पे फुल्ली डिपेंड नहीं रहना चाहता, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़। तो इसलिए बहुत सारी कंपनीज़ अब इंडिया में अपना प्लांट लगा रही हैं। यहाँ पर अभी भी लेबर बहुत ज़्यादा चीप है और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 1000 कंपनीज़ इंडिया में आने वाली हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए, हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, हमारी इंडियन लेबर को अपने अंदर स्किल डेवलप करनी होगी, जिससे वो सिर्फ क्वालिटी इंप्रूव नहीं बल्कि कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकें, और जिससे वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, टाइम को यूटिलाइज कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट नहीं करें, बिल्कुल करें चाइनीज़ प्रोडक्ट बॉयकॉट, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमें उसके रिप्लेस में कुछ अच्छा लेकर आना होगा, कुछ चाइना से और अच्छा प्रोडक्ट। तो हम खुद से फिर चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट को भी ये चीज़ समझनी होगी कि हम फुल्ली चाइना पे डिपेंड है। अगर आप देखें मोबाइल फ़ोन्स, सारे मोबाइल फ़ोन्स का कुछ ना कुछ पार्ट चाइना से ज़रूर आता है। वैसे हमारी गवर्नमेंट ने जो मेक इन इंडिया पॉलिसी रखी है वो बहुत अच्छी है, हमें भी उसमें फुल्ली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। और इसी के साथ मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।